नमस्कार और जय हिंद। सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रसन्नजीत दास और फेसबुक पेज लर्न इंग्लिश में। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग समास और उसके भेद। ये समास का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 पे दूसरा वीडियो 2 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं समास। समास यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कंपाउंड, जिसका अर्थ है डबल। कंपाउंड मतलब डबल यानी दो दो। तो वेरी सिंपल, इसके डेफिनेशन हम लोग खुद बना सकते हैं। बड़ा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए विकार को हम लोग समास कहते हैं। यानी जो समस्त पद होगा, पहले समझ लेते हैं समस्त पद क्या होता है। देखो, जो दो शब्द से मिलकर एक नया शब्द बना उसको समस्त पद कहेंगे। दो या दो से अधिक पद, कभी कभी दो पद ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर दो पद हैं, माता और पिता, दोनों मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए विकार को एक नया विकार बन गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे समास। समास यानी कंपाउंड, इंग्लिश में डबल। कंपाउंड यानी डबल। कंपाउंड का देखिए दो दो होगा, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहला पद दूसरा पद, पूर्व पद उत्तर पद। इस प्रकार से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके देखेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? एकदम आसानी से अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या एवं लगता है, अर्थात जिस समास के यानी समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों इंपॉर्टेंट हो, और उसके विग्रह करने पर, ये विग्रह करने पर, टुकड़ा करने पर हमें और एवं अथवा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। अगर देसी शब्द में, अगर मेरे स्टाइल में सीखें तो बड़ा आसान है। कैसे? अगर जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग हो, तो बस वही हो गया द्वंद्व समास। बड़ा आसानी है। माता पिता, और दोनों शब्द देखिए ऑपोजिट वर्ड, जो ऑपोजिट विपरीत शब्द वाले यहाँ पर होंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप एवं पुण्य। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं जो ऑपोजिट वर्ड वाले दो होते हैं, दो अलग अलग शब्द, बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह, अर्थात हाइफन होगा। ये रहा हाइफन चिन्ह होगा, एकदम देसी स्टाइल में अगर सीखना है तो। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ये थोड़ा लंबा है, तो तत्पुरुष समास के लिए आपको पहले कारक समझना होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाला है वो कारक का है, उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाला को छोड़कर कर्ता कारक और अंतिम को छोड़कर संबोधन कारक, ये सभी को छोड़कर बीच के सभी कारक हैं, उनको यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो कैसे? देखिए, जिस समस्त पद के, अर्थात ये समस्त पद क्या है? ये यहाँ पर जैसे पाप पुण्य, जीवन मृत्यु, ये समस्त पद है। इसका विग्रह क्या है? ये इसका टुकड़ा करना, जैसे कि पाप और पुण्य, जीवन और मृत्यु, माता और पिता, ये विग्रह कर दिया हमने, टुकड़ा कर दिया। तो जैसे जो समस्त पद का विग्रह करने पर हमें कारक का जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे। कारक के विभक्ति चिन्ह, उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक शब्द मिला गिरह कट, तो इस शब्द को, इस समस्त पद को, गिरह और कट दो अलग अलग पद है, मिलकर नए दो पद मिलकर बने नए विकार को हम लोग कारक कहेंगे। तो ये कौन सा कारक है? इसको समास कहेंगे। तो कौन सा समास है समझने के लिए इसका विग्रह करते हैं। विग्रह यानी इसको टुकड़ा करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। इस समस्त पद के विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अभी सवाल देखिए, ये सवाल पूछे आपने आपको, ये को किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की विभक्ति है, कर्म कारक का विभक्ति है। तो विभक्ति मिल गया, तो ये क्या बना? कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष समास तो है ही है। ये कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कैसे? क्योंकि इसके विग्रह करने पर कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ण की विभक्ति चिन्ह क्या है? से यानी साधन वाला। तो देखते हैं, एक शब्द मिला मुझे हस्तलिखित। पूर्व पद क्या है? हस्त। उत्तर पद क्या है? लिखित। दो पद मिलकर नया शब्द बना हस्तलिखित। इसका विग्रह करते हैं, टुकड़ा। हस्त से लिखित यानी लिखने के लिए हस्त का प्रयोग किया गया, यानी हस्त मतलब हाथ, हाथ का प्रयोग। ये से, ये किसके चिन्ह है? ये कर्ण कारक का चिन्ह है। तो हमें क्या मिला? ये कर्ण तत्पुरुष, अर्थात जिस समस्त पद के विग्रह करने पर कर्ण कारक का या फिर कारक विभक्ति, यहाँ पे कर्ण कारक का से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसको हम लोग कर्ण तत्पुरुष कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे और भी देखते हैं। संप्रदान का तत्पुरुष क्या है? संप्रदान का चिन्ह क्या है? संप्रदान के लिए।
तो जैसे एक शब्द मिला मुझे रसोई और घर, उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर नया बना रसोई घर। रसोई घर का विग्रह करने पर क्या मिला? रसोई के लिए घर। किसके लिए घर? रसोई के लिए घर। तो बन गया ये के लिए, तो ये बन गया संप्रदान कारक का के लिए प्रयोग किया, यानी जिस समस्त पद के विग्रह करने पर संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए प्रयोग किया है तो उसको कहेंगे हम लोग संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान का पृथक चिन्ह क्या है? से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। तो अभी अगर एक शब्द मिला मुझे ऋण और मुक्त, पूर्व पद क्या है? ऋण, उत्तर पद क्या है? मुक्त। ऋण और मुक्त दोनों मिलकर नया शब्द बना ऋण मुक्त। ऋण मुक्त को अगर मैं विग्रह करूं तो ऋण से मुक्त, यानी ऋण और मैं अलग हो गया, तो ये हो गया पृथक होना। जिस समस्त पद के विग्रह करने पर अपादान कारक का से विभक्ति का प्रयोग होता है उसे कहते हैं अपादान तत्पुरुष। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अभी अधिकरण का चिन्ह क्या है? में और पर। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं उसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में। नगरवास, पूर्व पद क्या है? नगर, उत्तर पद क्या है? वास। नगर और वास दोनों मिलकर बना नया शब्द नगरवास। तो नगर में वास, इसका विग्रह क्या बना? नगर में वास। यानी जिस समस्त पद के विग्रह करने पर अधिकरण कारक का में विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम लोग कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। आगे देखते हैं, अंतिम है संबंध तत्पुरुष। संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या है? संबंध कारक का के की नारे री नाने नी, यानी ये इनका जब प्रयोग होगा। समस्त पद क्या है? गंगा जल। गंगा जल का सामासिक पद या फिर समस्त पद दोनों हैं, गंगा और जल दोनों मिलकर नया शब्द बना गंगा जल। इसके विग्रह करते हैं गंगा का जल। तो ये जल किसका है? गंगा का, यानी जल और गंगा का रिलेशन बता रहा है, संबंध बता रहा है। तो ये क्या बना? जिस समस्त पद के विग्रह करने पर संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमने पहले देखा तत्पुरुष समास, यानी जो जिस समस्त पद के विग्रह करने पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है वो समस्त पद है, और वो तत्पुरुष समास है। एक तो कारक से जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या है? समस्त पद के विग्रह करने पर नाबोधक शब्द आता है, जो नाबोधक शब्द होता है ना, उसको भी हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार का, एक जो नाबोधक उत्तर दे और एक जो कारक के विभक्ति का प्रयोग हो। कारक विभक्ति हमने ऑलरेडी देख लिया है, यानी जैसे कि ये गंगा जल को विभक्ति समस्त पद को विग्रह करने पर गंगा का जल प्रयोग हो रहा है, यानी ये का है संबंध तत्पुरुष। कारक 8 प्रकार के हैं जिसमें 6 का हम प्रयोग कर रहे हैं। कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर सभी कारक सीरियल से आओगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अभी आएंगे हम लोग समस्त पद को विग्रह करो। नी डर अर्थात क्या है? न डर। असभ्य अर्थात अर्थ क्या है? न सभ्य। यानी जिन समस्त पद के विग्रह करने पर नाबोधक शब्द हो तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। उसको हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास, जिसको हम लोग नण तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो हम इसको कहेंगे नण तत्पुरुष, अर्थात नण तत्पुरुष समास कहेंगे। देखते हैं अभाव ना भाव, असंभव ना संभव, अज्ञान ना ज्ञान, अनर्थ ना अर्थ, यानी इसके विग्रह करने में ना 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 था, तो ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। और एक हमने पहले वाला क्या देखा? पहले वाला हमने देखा कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे नगरवास, नगर में वास, तो विभक्ति चिन्ह क्या है? में। यहाँ पर क्या है? का। पहले का हमने क्या देखा? पहले का हमने देखा यहाँ पर संप्रदान के लिए। अपादान कारक का पृथक चिन्ह क्या है? से। ऋण से मुक्त। यहाँ पर हस्तलिखित करण से, हस्त से लिखित। यहाँ पर गिरह को काटने वाला, तो यहाँ पर हो गया कर्म तत्पुरुष। तो इसी प्रकार हम लोग तत्पुरुष कारक का 2 प्रकार होता है तत्पुरुष समास का। एक हो गया कारक विभक्ति और दूसरा हो गया जो नाबोधक शब्दों का उत्तर दे।